आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं। और आज का मुद्दा है मुल्क का सुप्रीम तनाजा। दरअसल मुल्क के तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को सवालों के घेरे में खड़ा किया। और सिटिंग जज मीडिया के सामने आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने तमाम बेज़ाब्तियों को लेकर के सीजीआई से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं गई। और उन्होंने यहां तक कहा कि हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुन करके, अपनी रूह की आवाज सुन करके सामने आए हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आपने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। सवाल यह है कि आखिर जजों को यह क्यों कहना पड़ा कि जमहूरियत खतरे में है? आखिर क्यों जजों को यह कहना पड़ा कि जज कहीं ना कहीं आजाद नहीं है? ये तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए। चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाए और चीफ जस्टिस के साथ अपने इख्तलाफात की बात रखी। जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कैमरे के आगे आकर देश के सामने कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर के सीनियर जज जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा कि कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वो काम नहीं कर रही है जो उसे करना चाहिए। इसके लिए हम कई बार चीफ जस्टिस के पास भी गए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कोशिशें फेल हो गईं। उन्होंने कहा कि जब तक हम जरूरी सवालों के जवाब नहीं देंगे तब तक डेमोक्रेसी महफूज नहीं होगी। We thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore he should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. बड़ा खेद का और दुख का और चिंता का विषय है कि ऐसा हुआ। न्यायाधीश साधारणतः जनता के सामने नहीं आया करते हैं। उनको जो कहना होता है वो अपने निर्णय के माध्यम से ही कहते हैं। लेकिन ऐसा हमारे कोर्ट में हुआ, जिस कोर्ट का हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिस कोर्ट का हम बड़ा महत्व मानते हैं, जो कोर्ट हमारे लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उस कोर्ट में इस ऐसी कुंठा 4 सीनियर जजेस ने व्यक्त की है, उससे चिंता है। तो ये चारों जजेस की मेरी जो राय है उनके बारे है सबसे उच्च कोटि में है कि ये बुद्धिजीवी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये अपने के लिए नहीं कर रहे हैं। और तो इसीलिए जब उन्होंने ऐसी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह दिए तो इस पर समाधान निकालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के मीडिया के सामने आने से पूरे मुल्क में हंगामा मच गया। चारों जजों ने पीसी करने के बाद मीडिया को 7 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसके मुताबिक रोस्टर बनाने और अहम केसों को किसे दिया जाए इसे लेकर सीजीआई इख्तलाफ कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के मफाद के मामले को जानिबदाराना तौर पर जूनियर बेंच को दिया जा रहा है। चारों जजों की पीसी के बाद मुल्क के कई वकीलों ने अपनी राय रखी। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस RS सोढ़ी ने जजों को नसीहत दी। I think all 4 should be impeached. They should be set out. They should be sent home. अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी और आपने चिट्ठी लिखी, ये जरूरी तो नहीं कि जो आप कहें वो चीज़ मानी जाए। अब तक के रिवाज के मुताबिक जजों ने हमेशा अपने फैसले से दुनिया के सामने अपनी राय रखी है। यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अदलिया के काम करने पर सवाल उठाए हैं। जजों के सवाल से
सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी हलकों तक खलबली मच गई। सरकार चौकन्नी हो गई। पूरे मामले की जानकारी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर कानून रविशंकर प्रसाद को तलब किया तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वुकला और सीनियर लीडरान की मीटिंग बुलाई। इस सब के बीच सवाल यह है कि आखिर जजों के इस मामले में दखल कौन देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हिज़्ब इख्तलाफ है इसको लेकर के संजीदा नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर के हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मीडिया को खिताब किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। ऐसी घटना पहली बार हुई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछे हैं। गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। कई तरह के सवाल हैं क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले जजेस दरअसल अपने फैसलों के जरिए अपनी राय रखते थे, लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत, ऐसी एक तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें रोकने की कोशिश थी क्या, जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल खड़े किए, सीजीआई को सवालों के घेरे में खड़ा किया। आखिर क्यों ऐसा इस मुल्क में हो रहा है और इस मुल्क को क्या, इस मुल्क की जमहूरियत को वाकई खतरा है। तमाम सवाल है, तमाम पहलू, इसको हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से माहिर आईन डॉक्टर सुभाष कश्यप जी जुड़े हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी, बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर दीपिका शर्मा और सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी और सीनियर जर्नलिस्ट अमरिंदु उपाध्याय जी और सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रज्ञा भूषण जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और सुभाष कश्यप जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं कि डॉक्टर सुभाष आप बताइए कि आइन को खतरा बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें अपनी रखी। एक माहिर आइन के होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी सरगर्मी को और इस पूरे वाकये को? क्या एक तारीखी वाकया मुल्क की तारीख में कहा जाएगा? कि अभी तक हम लोग कहा करते थे कि जमहूरियत की आखिरी पतवार जुडिशरी के पास है, लेकिन अब लगता है कि जुडिशरी की पतवार भी टूटने लग रही है, चरमरा रही है। जहां तक आज के मसले का सवाल है जी, ये हमें देखना चाहिए कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को ऐसी स्थिति क्यों आई कि उन्हें लगा कि उनके सामने अब कोई और रास्ता नहीं है और उन्हें मीडिया के माध्यम से सीधे जनता के पास जाना होगा, क्योंकि जमहूरियत में जनता ही, आम लोग ही सबसे ऊपर होते हैं और विधान पालिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, तीनों जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और मीडिया उस माध्यम का काम करता है, इसलिए उसको 4th एस्टेट माना जाता है। अगर हम ये मानकर चलें कि 4 जजेस के सामने जरूर कोई मजबूरी होगी और उन्हें कोई और रास्ता नहीं देखा होगा, तभी वो जनहित में इस मामले को पब्लिक डोमेन में लाए। जहां तक अब रास्ता क्या है उसका सवाल है, मैं समझता हूं कि जुडिशरी के इंटरेस्ट में होगा कि सब जजेस एक साथ बैठे हैं बंद कमरे में, कोर्ट की तरह से नहीं, लेकिन एक राउंड द टेबल चीफ जस्टिस के साथ सारे 29-30 जजेस बैठे हैं और जो भी मसले हैं उन पर विचार करें, कोई रास्ता समझौते का निकालें। जहां तक सरकार का सवाल है, इस स्टेज पे मैं नहीं समझता कि सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को तो बिल्कुल अलग रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। सर, एक तरफ कोलेजियम की बात होती है, दूसरी तरफ नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात होती है, इसको लेकर के कई तरह के रद्द अमल सामने आते हैं। लेकिन आज जब कोई रास्ता नहीं था इन जजेस के सामने, मीडिया के सामने आए, सीधे एक तरह से आवाम से राब्ता कायम किया। क्या ये जुडिशरी की तारीख में, मुल्क की तारीख में एक काले सफेद के तौर पर याद की जाएगी? एक काला धब्बा है, एक बट्टा लगा है जुडिशरी की साख पर सर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा ऐसा कहना। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए, और अगर जड़ में जाएं तो मुद्दा वो बिल्कुल अलग है, अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन मेरा निजी मानना ये है कि इसकी जड़ में एनजेसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है कि जजेस ही अपने और जजेस को अपॉइंट करते हो, उनका सिलेक्शन करते हो और जजेस की बात फाइनल होती हो। तो ये हम नहीं मान सकते कि दुनिया में और कहीं जमहूरियत नहीं है और हमारी जुडिशरी ही ऐसी है जिसमें। ठीक है सर, ये तो एक अलग और अलहदा मामला हो गया। लेकिन जो ये सूरत हाल है सर, उस पर जरा सा एक और शॉर्ट रिएक्शन आपसे चाहता हूं कि जो सूरत हाल है उसको आप एक माहिर आईन के नजरिए से कैसे देखते हैं सर? क्योंकि चारों जजों ने यह बात कही कि जमहूरियत को खतरा है, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को आज के वक्त में खतरा है। 2 महीने में जो भी कामकाज हुए वो ठीक नहीं। तो जो इशारा कर रहे हैं, किन कामकाज की बात कर रहे हैं? क्या जो फैसले आए वो भी मुतासिर कुन रहे, वो इफेक्टेड रहे इन 2 महीने में? आपकी आवाज मुझे साफ नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ और हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये आप भी मानते हैं? ठीक है सर, से विचार करने की जरूरत है, वाकई गौर खोज करने की जरूरत है। हम आएंगे आपके पास सर। प्रज्ञा भूषण जी, ये जरा बताइए कि आप एक सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, जिस तरीके के मामलात जो है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, जिस तरह की बात सामने आ रही है और जिस तरह के जजेस सामने आकर के अपनी बात रख रहे हैं, जमहूरियत को खतरा बता रहे हैं, जजों की आजादी की बात कर रहे हैं, एक वकील होने के नाते आप किस तरह से देखती हैं इसको, और किन बातों का जिक्र, जो इशारा साफ साफ किया है, वो क्या है? देखिए, चीजें बहुत खुल के तो सामने नहीं आई हैं, बट जो भी हो रहा है, बिकॉज सारे देश को अपने कोर्ट से, अपने जुडिशियल सिस्टम से बहुत आस होती है। तो जो भी चीजें होनी थी, ये मीडिया एक वाया नहीं होना चाहिए था अपनी शिकायत पेश करने का। जिसको जो भी शिकायत है वो इंटरनली तो कहा कि बिकॉज अगर सारा देश अगर जुडिशरी के पास जाता है तो इनको भी इंटरनली ही रिजॉल्व होना चाहिए था। ऑल्दो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम को सही रखने के लिए, पाक साफ रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, और इस पे ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो चीजों में। आप क्या देखती हैं, क्या ये जो मामला है सिर्फ सीजीआई से, चीफ जस्टिस से मुताल्लिक है कि उनके ही जो उनका किरदार है या जो उनका तरीकाकार है उसको लेकर के सवाल है, या फिर पूरे सिस्टम पर यह सवाल है? आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अगर जजेस मीडिया के सामने आके कुछ कह रहे हैं तो पता नहीं कहां तक ये बातें क्लैरिटी होती है, बिकॉज मीडिया एक फोरम नहीं है जजेस को अपनी बातें कहने का। जजेस खुद इंटरनली इतने सक्षम हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतने पावरफुल हैं, तो बिकॉज डेमोक्रेसी का ये चौथा खंबा आइन का, लोकतंत्र का चौथा पाया इसीलिए कहा जाता है मीडिया को कि अगर कोई रास्ता नहीं हुआ तो सीधे आवाम के दरबार में पहुंचे, और ये आवाम के दरबार में पहुंचने का रास्ता है। और उन्होंने भी ये बात कही कि हम आवाम से सीधा रास्ता अगर जुडिशरी के पास ही अगर कोई रास्ता नहीं है तो सिस्टम को चेंज होने की शायद बहुत जरूरत है, और ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है सिस्टम। ठीक है डॉक्टर दीपिका, ये जो बातें हैं, सरकार, गवर्नमेंट एकदम बच करके क्यों निकल रही है, और जो भी चीजें हैं जो इशारा किया गया है, क्या वो सीधे सीधे गवर्नमेंट की दखल का इशारा है? खालिद साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च है, और कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी ऑटोनॉमी, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वही हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूती खंबा है।
तो कहीं ना कहीं ये मैं समझती हूँ कि ये न्यायपालिका का अपना आंतरिक मामला है और उसको अपने आंतरिक तरीके से ही उसको सेटल करना चाहिए। मैं इसमें सारी राजनीतिक पार्टी से भी एक दरखास्त करना चाहूंगी कि क्योंकि ये न्याय के मूर्ति हैं और पूरा भारत जो है वो हमारे न्यायपालिका की तरफ देखता है। हम जैसे आम लोग भी न्याय के लिए अपने न्याय के मंदिर न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मैं सबसे सारी राजनीतिक पार्टी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस पे कोई भी राजनीतिक बयानबाजी ना हो, कोई टिप्पणी ना हो। नहीं, लेकिन देखिए संजीदा मामला मान रही है कांग्रेस ने भी, कोई उस पर बात नहीं कही है, कोई ऐसी बात नहीं कही कि गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है या कुछ, कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि ये कहा कि ये संजीदा मामला है, रिजॉल्व होना चाहिए। खालिद साहब देखिए, जो रिजोल्यूशन का जो रास्ता है वो तो न्यायपालिका स्वयं ही निकालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं समझती हूँ कि जो हमारे 4 माननीय जजेस हैं, चीफ जस्टिस थे, उनके पास नहीं तो फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी राष्ट्रपति महामहिम, तो आप उनके पास भी जा सकते थे। तो अब ये तो चिंतन का विषय है और हमारी तो प्रार्थना है, आग्रह है कि ये आंतरिक तरीके से ये मामला सुलझ जाए। कमलाकर जी, इंटरनल मैटर है, इंटरनली ये सॉल्व होना चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट का तो कोई दखल नहीं है इसमें, लेकिन जो बातें जज कह रही हैं आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? एक शेर है दुष्यंत कुमार का, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। देखिए सऊद भाई, जो चीज पब्लिक में वो लेकर के आए हैं तो उसके पीछे की मोटिव समझिए। जब उन्हें और कोई रिसोर्ट नहीं मिला और कोई रिकोर्स नहीं मिला, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, प्लेटफॉर्म होते हुए भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इन चीजों को हम सीजीआई से डिस्कस कर चुके, इन राइटिंग दे चुके, उसके बावजूद उन्होंने कोई हीड पे नहीं की। दूसरी चीज जो कंसर्न, जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी का और एज अ कॉमन मैन भी जो कंसर्न है, जिस तरीके से उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो वर्तमान सरकार के अगेंस्ट के जो मुकदमे हुआ करते हैं उन्हें सिलेक्टिव जजेस को दिया जाता है, जबकि पहले से उन्होंने 2 प्रेसिडेंसेस कोट किए कि पहले से ये परंपरा चलती चली आ रही है कि सर्टेन जजेस बेंचेस को एक नेचर ऑफ केसेस सर्टेन टाइम के लिए अलॉकेट हो जाते हैं, वो रोस्टर होता है। लेकिन एक जवाब देना चाहूंगा, जवाब ले दीजिएगा ना, आप बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये रोस्टर होता है, लेकिन एक सर्टेन वो अलॉटमेंट्स होते हैं चीजों में, लेकिन जिस तरीके से सिलेक्टिव हुआ जा रहा है और पिछले कुछ निर्णयों का अगर उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि ये सीरियस मैटर है, तो वो वाकई जमहूरियत के लिए सीरियस मैटर है। और सऊद भाई वो भी हम गवर्नमेंट क्या इसके लिए जिम्मेदार है? एकदम जिम्मेदार है गवर्नमेंट के ही। तो अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट चीजें हो रही हैं और उसको सिलेक्टिवली जजेस को दिया जा रहा है, सिलेक्टिवली दिया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट का ही है। और अभी जैसे जस्टिस लोया की हत्या हुई जो अमित शाह जी के केस में, उनकी फैमिली ने ये भी कहा था कि 100 करोड़ की ब्राइब ऑफर हुई और उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। उसके पहले जस्टिस टीएस ठाकुर जो है, बातों को देख रहे हैं, वो बातों का जिक्र किया गया नहीं, इनका जिक्र नहीं किया गया है। मैं तो ओवरऑल आपको बताना चाह रहा हूं कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, जस्टिस ठाकुर इसके पहले पब्लिकली रो चुके कि किस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है। पहले मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने रोस्टर की बात कही, इन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण जो केसेस हैं वो हमने नहीं कहा, वो जजेस ने कहा है दीपिका जी, आपने उनको कोट किया है। मैंने उनको कोट किया है और उन्होंने ये बात कही है। मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो प्रशासन के सबसे सुप्रीम हेड हैं। नहीं तो वही तो बताया गया है, वो प्रेसिडेंस कोट किया गया है। आपने शायद उनके लेटर्स नहीं पढ़े दीपिका जी, लेटर पढ़ने की बात करिए, पढ़ने के बाद की बात करिए। उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है
कि जो प्रेसिडेंशियल चल रहे थे उनको बाईपास करते हुए जजेस का सिलेक्टिव एलोकेशन हो रहे हैं, और जिस तरीके से जो है पिछले कुछ महीनों में फंक्शनिंग हुई है वो वाकई जो है वो जमहूरियत के लिए खतरा है। आप सरकार या भारतीय बहुत संजीदा मामला है, एकदम संजीदा मामला है और इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा सऊद भाई। न्यायपालिका का मामला है। मैं आ रहा हूं दीपिका जी, आपके पास भी आ रहा हूं। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आसिफ, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस के खेमे में, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अभी हाई लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद कांग्रेस सदर ने भी आकर के मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस वक्त लेटेस्ट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे दिन में जिस तरह से रसाकसी चली है 12 बजे के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी इस ऊहापोह में थी कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि 12 बजे अचानक से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जितने रणनीतिकार थे सभी लोग पहले इस रणनीति को समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर मुझे बोलना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। क्योंकि आप समझिए कपिल सिब्बल यहाँ थे नहीं, वो कलकत्ता में थे, और यहाँ का सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार जो एक्स लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन लोगों ने बयान दिया और वो भी बहुत बैलेंस बयान दिया। लेकिन पूरे मामले को देखते हुए 5 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की राहुल गांधी जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने, और 12 तुगलक लेन बुलाया गया। और वो भी सबसे बड़ी बात कि जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं और एक्स लॉ मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट में, उन सभी लोगों को बुलाया गया। और वो सभी लोग 5 बजे प्रेसिडेंट राहुल गांधी के यहाँ पहुंचे। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और सभी लोग गए। उसके बाद वहां 2 घंटे तक पूरी, ठीक है माफ कीजिएगा, पूरी रशाकसी चली, पूरी मीटिंग चली। उस मीटिंग के बाद लब्बल हुआ अब ये रहा कि 7:30 बजे राहुल गांधी यहां पहुंचते और वो भी बैलेंस। आप समझ सकते हैं, बातें अगर आपने सुनी होगी तो साफ तौर पे है कि कांग्रेस अभी बहुत जल्दी हुआ पोह में नहीं है, बहुत एक्साइटेड। कांग्रेस भी इसको समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला, इसको किस तरीके से लेकर के आगे जाया जाए, और इसको छोड़ना भी नहीं चाहती है। अगर इस पर कहीं किसी तरह की कोई सियासी मफाद हासिल होता है तो वाकई इसको वो छोड़ना नहीं चाह रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत सियासी मफाद नहीं, सियासी मफाद नहीं, जमहूरियत की रक्षा के लिए अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन रेज होगा तो एज अ जिम्मेदार अपोजिशन हम उस चीज को रेज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सियासी मफाद इसमें मत कहिए, ठीक है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ माहिर आईन डॉक्टर सुभाष कश्यप नहीं रहेंगे। हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़ पाए, लेकिन वो थोड़ा सा उनका बिजी शेड्यूल है। डॉक्टर कश्यप, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत को आगे। तो बात आज हम मुल्क के सुप्रीम तनाज़े की कर रहे हैं कि आखिर क्यों जजों को यह सामने आकर के मीडिया के सामने कहना पड़ा कि जज आजाद नहीं है, जमहूरियत खतरे में है, और 2 महीने में कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए। बातचीत हम कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और अमीर हैदर जैदी सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी जो भी बातें अपनी कह रही है, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस पर? किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी सरगर्मी को? जिस तरह से 4 जजों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करूंगा, और ये जजों को समर्पित है और देश के लिए जजों की तरफ से। तरदाम नी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदाम नी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था के विद्वान जज थे, सीनियर मोस्ट जज हैं। अगर वो जनता के समक्ष आके अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें समझने की बजाय उन पे ही आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाएं कि इन्हें मीडिया में नहीं आना चाहिए था, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो वो कितने प्रताड़ित थे जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बचाओ, प्रजातंत्र खतरे में। ऐसे नहीं कह दिया, नर्सरी के बच्चे नहीं है बिल्कुल कि इन्हें कहना चाहिए कि 5वीं क्लास के बच्चे ने छेड़ दिया और बगैर सोचे समझे प्रिंसिपल के पास आ गए। इन्हें भी पता है कि पब्लिक के अंदर जाने के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सारे सोच विचार के ये विद्वान जज हमारे जनता के समक्ष हमने बात की। और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो प्रजातंत्र ही है। जनता के प्रति सब जवाब दें, तो जनता के सामने आए,
अब ये कहना कि नहीं, लेकिन इंटरनल मैटर की बात कह रही हैं दीपिका जी कि इंटरनल मैटर है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कमलाकर जी तो इसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की वजह से ही आज ये हालात पैदा हुए, उनको सामने आना पड़ा। जिस तरफ चीजें इंगित हो रही हैं सऊद भाई, उस तरफ की बात है। खालिद भाई, इन न्यायाधीशों का आज भी देश की न्याय व्यवस्था पे, देश पे एहसान है। इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं कहा कि साहब ये प्रॉब्लम है, पॉइंट इन्होंने पॉइंट नहीं गिनाया अभी। अगर वो चीजें प्रश्न चिन्ह लगा देते, उन्हें कर देते, अंडर मार्क कर देते, तो फिर जवाब देना मुश्किल पड़ जाता न्याय व्यवस्था से। लेकिन सर क्या लेकिन जवाब देना मुश्किल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो बातें कही एक वो भी चीज बहुत है, संजीदा है। लेकिन आप मुझे बताइए, जस्टिस लोहिया या किसी जज की हत्या होती है, उन्होंने जिक्र किया उसके अंदर, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, तो फिर सवाल बन जाता है प्रजातंत्र के अंदर कि कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था क्या है। नहीं, खासकर तब जब ये आरोप उन्होंने उनकी फैमिली ने लगाया था कि 100 करोड़ की ब्राइब देने की पेशकश की गई थी अमित शाह जी को बरी करने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, और ये आपकी जो 14 मीडिया भी होता है। लेकिन अगर प्रजातंत्र को कोई आत्मा है तो वो न्याय व्यवस्था है, और वो न्यायपालिका के विद्वान जज ये कहते हैं कि कोई 20 साल बाद जाके ये ना कहे कि हमने अपनी आत्माएं बेच दी थी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आत्माओं का सौदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसने किया सर? ये बात तो यही एहसान है उनका, किसने किया, कौन कर रहा है? खालिद भाई, यही एहसान है, यही एहसान है उन न्यायाधीशों का कि उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। मसला क्या है? इसमें सरकार को ही डायरेक्ट फिर क्यों आखिर सरकार को नहीं चिन्ह लगा रहे हैं ना, सरकार पे कर रहे हैं, लेकिन जिससे है वो कम से कम बैठ के उनकी बात सुनी जाए। और जो प्रॉपर किसी का जिक्र किया तो सीजीआई का किया, जो प्रॉपर चैनल है न्याय व्यवस्था का, जो भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो भी नियम कायदे कानून है, उनके तहत उनकी बात सुन के उस समस्या का समाधान होना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूं, अगर मुख्य न्यायाधीश के अंदर थोड़ा सा भी वो है, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें तुरंत तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए। अमलेंदु सर, जो भी सरगर्मी है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या ऐसी परेशानी और दिक्कत रही होगी अंदर, किस तरह की उथल पुथल रही होगी इन जजेस के सामने कि कोई रास्ता नहीं बचा और डायरेक्ट मीडिया के सामने आकर के मुल्क की आवाम को उन्होंने खिताब किया? देखिए, मैं सबसे पहले तो इन चारों जजेस को शुक्रिया अदा करूंगा कि जो न्याय व्यवस्था के अंदर खामियां थी और न्याय व्यवस्था के अंदर जो सड़ांध पैदा हो रही थी, उस सड़ांध के ऊपर उन्होंने चीरा लगाने का काम किया और देश की जनता के सामने उस सड़ांध, हो सकता है कि उनका ये कदम जो आज उन्होंने उठाया वो गैर संवैधानिक हो, लेकिन संविधान विरोधी नहीं है। गैर संवैधानिक हो सकता है लेकिन संविधान विरोधी नहीं, संविधान सम्मत नहीं। लेकिन अगर गैर संवैधानिक भी क्यों नहीं? गैर संवैधानिक इसलिए भी कह सकते हैं कि भाई कुछ वो है, लॉज एंड एथिक्स होते हैं, और एथिक्स होते हैं कि मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने जो बात कही है उस बात में कि हमें फौज को चारा ही नहीं बचा, तो इसलिए वो उनका सामने आना जरूरी हो गया था और इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। दूसरी बात यह है कि ये जजेस ने जो इशारा किया है वो भले ही सरकार की तरफ इशारा ना किया हो, चीफ जस्टिस की तरफ इशारा हो, लेकिन जो इशारा है वो साफ तौर से जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ भी उनका निशाना है। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बचाओ, लोग समझ रहे हैं। अमरेंद्र भाई, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को बचाओ। नहीं, गवर्नमेंट से बार-बार देखिए यही हो रहा है कि ये इंटरनल मैटर है और जुडिशरी को खुद ठीक करना चाहिए। इंटरनल मैटर नहीं है, इसलिए नहीं है इंटरनल मैटर। अगर इंटरनल मैटर होता तो अंदर मामला सुलझ गया होता। चूंकि इंटरनल चीजों के अंदर बाहरी दबाव हैं और उन बाहरी दबाव की वजह से ही इंटरनल चीजें खराब हो रही हैं। वही बाहरी दबाव क्या? बाहरी दबाव जाहिर सी तौर की बात है, बाहरी दबाव मतलब न्यायपालिका के ऊपर दबाव देने की स्थिति में कौन हो सकता है? सरकार ही हो सकती है और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब इशारा उनका सरकार की तरफ ही रहा होगा। एक चीज और मेंशन की थी उन्होंने, अमलेंदु भाई, वही मैं कह रहा हूं कि वो सिलेक्टिव केसेस को सिलेक्टिव जजेस के पास भेजना जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो भी है। लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह की सीजीआई के लिए कहा, देखिए सीजीआई का रिकॉर्ड अपने आप में जो है वो, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मतलब प्रश्न चिन्ह उन पे पहले भी लगते रहे हैं, केवल इसी मामले में नहीं, इससे पहले भी 1-2 मामलों में रखते रहे। जो कलिखो पुल का सुसाइड नोट था उसके अंदर भी उनका जिक्र आया था, उनके भाई का जिक्र आया था।
मेडिकल की सीटों के मामले में भी जिक्र आया। तो बहुत सी चीजें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मामलों में खुद उनके ऊपर आरोप थे उसी में वो जज बन गए। तो ये खुद एक उल्लंघन था न्यायपालिका के जो सिद्धांत हैं उनका। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका के अंदर जो दखलंदाजी की शुरुआत है वो तो जस्टिस सदाशिवम से शुरू हो चुकी। ये तो आज जो है ये काफी देर में निकल करके आई है चीज। जस्टिस सदाशिवम को जब बनाया गया गवर्नर, उससे पहले जो फैसले आए उन फैसलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे जस्टिस सदाशिवम के केरल के गवर्नर बनने के बाद। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने बाकायदा जजेस से कहा कि आप लोग जो है वो 5 स्टार एक्टिविज्म से डर जाते हैं। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य था। उसके बाद जस्टिस खेहर जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि आप मन की बात करते हैं लेकिन मैं आज से दिल की बात कर रहा हूं। ये उनका डर था। उससे पहले जस्टिस ठाकुर इस बात को कहते रहे। जाहिर सी बात है कि जब कई जजेस इस बात को कहते रहे और अब 4 जज सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सब निकल करके सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि लेकिन अमरेंदु जी, क्या ये इसी गवर्नमेंट के ही जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं सिर्फ यही गवर्नमेंट कटघरे में खड़ी होती है? क्या इससे पहले ऐसे वाकयात नहीं आए? क्या इससे पहले की गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं टेक ओवर करने की कोशिश या फिर दबाव डालने की कोशिश जुडिशरी पे नहीं की? ऐसे देखिए बहुत से मामले इमरजेंसी के दौरान कोशिशें हुई, इस बात से कोई इनकार नहीं किया सकता। काफी कोशिशें हुई, लेकिन उस समय भी न्यायपालिका जो थी वो खड़ी रही, स्ट्रांग रही। उसके बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, लेकिन अब जो दौर आया है इसमें खास तौर से मतलब साफ तौर पे देखा जा रहा है। अब मान लीजिए अगर जजेस के ये आरोप लगने लग जाए कि फला केस में एक जज सुनवाई कर रहा था, उसको 30 सितंबर को सुनवाई होनी थी या 14 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, 1 दिसंबर को उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है जिसको बाद में कहा जाता है कि हत्या है, आरोप लग रहे हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उसी को लेकर के अगर जजेस सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था जो है वो बहुत सड़ चुकी है। और इसका जो है ऑपरेशन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। डायरेक्ट तो साफ गवर्नमेंट ही इसमें बार बार निशाने पर आ रही है और कई तरह के जो इंसिडेंट्स रहे हैं वो गवर्नमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। खालिद साहब, मुझे इस बात की हैरानी है कि देखिए जो हमारे 4 माननीय जजेस थे जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो भी कॉलेजियम का हिस्सा हैं। कॉलेजियम ही है जो स्वयं को अपॉइंट करता है, जो बाकी जजेस को भी अपॉइंट करता है, तो कॉलेजियम की ही रिकमेंडेशन जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है रोस्टर क्या बनेगा या कौन सा केस किस बेंच को आएगा, किस जज को आएगा, ये फैसला भी उस कमेटी के तहत होता है। जब ये कह रहे हैं कि वो जिस प्रोसीजर पे वो उंगली उठा रहे हैं उसी प्रोसीजर की आप बात कर रही हैं। देखिए वही तो कह रहे हैं कि उस प्रोसीजर को नहीं माना जा रहा है। सीबीआई उसको कहा जी उसी प्रोसीजर को उन्होंने कोट किया है। उन्होंने, आपने लगता है उनका लेटर पढ़ा नहीं, उन्होंने उसी प्रोसीजर्स को कोट किया है कि ये प्रोसीजर्स फ्लाउट किए जा रहे हैं। जो लेट डाउन नॉर्म से उनको जो है वो दरकिनार किया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये करना चाहती हूँ कि जो हमारी जो जुडिशरी होती है उसका प्राइमरी रोल जो होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रूपरेखा और संविधान की रक्षा। ये जुडिशरी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माननीय जजेस जो थे, जो सबके भी मान्य हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो जब आज वो आके कहते हैं कि आज हम लोगों की अदालत में आए हैं, तो माननीय न्यायमूर्तियों को स्वयं ये बात पता होगी कि लोगों की अदालत का परिभाषा तो संविधान में है ही नहीं। देखिए यही तो समस्या है, संविधान को बचाने के लिए इस कदम पर ही तो मैम संविधान को बचाने के लिए ही आ रहे हैं। अब अपनी जिम्मेदारी कह रही कि उनको नहीं सामने आना चाहिए था। मैम जवाब नहीं आया ना मैम। बात ये है क्या बनेगा जुडिशरी है जब इतने सीनियर जजेस ये फील कर रहे हैं कि उनके काम में प्रेशर डाला जा रहा है, वो अपने आत्मा की आवाज पर ठीक है वो मुझे ब्रेक पर जाना है सर। जब आना चाह रहे हैं ठीक है, अच्छा लगता है कि अगर वो बाकी रास्ते भी अपनाते, महामहिम राष्ट्रपति उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वहां पे पत्र क्यों नहीं गया, वही बात क्यों नहीं गया? मैम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप पर सवाल उठ रहा है, इस वजह से आपको लग रहा है कि उनको कुछ और रास्ता उठाना चाहिए था। और वही बात है ना मैम कि आप ये कह रही हैं कि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी आप कह रही कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आता हूं, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है। ब्रेक से लौटते बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, जो भी बातें हैं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि जो इंसिडेंट्स थे वो दरअसल सरकार पर ही उंगली उठाते हैं। लेकिन जब रोस्टर सिस्टम पर ही लेकर के उनका इख्तलाफ है, उनको इस बात का एतराज है कि बाकायदा सेलेक्टिव जजेस के पास सेलेक्टिव केसेस भेजे जा रहे हैं, तो क्या इस पर गौर नहीं होना चाहिए? इसको ठीक करने की जरूरत नहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो विद इन द सिस्टम भी? देखिए, मैंने पहले भी यही बात कही कि ट्रांसपेरेंसी होना, किसी भी जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और चीजें ट्रांसपेरेंट हो तो इस तरह की बातें शायद सामने ही नहीं आएंगी। तो पहली चीज जो है कि अगर कुछ उठाया जा रहा है तो बिकॉज रोस्टर सिस्टम भी जो होता है बिल्कुल पब्लिक व्यू में होता है। हम लोग डेली लिस्ट चेक करते हैं कि जिस रोस्टर में है वहीं पे केसेस एलोकेट हो रहे हैं, ये नॉर्मली दिखता है। अब इंटरनली क्या चेंजेस ऐसे कुछ फर्क हमें ऐसा कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन जजेस अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वो जजेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बीइंग द जज ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस जुडिशरी, उनको भी मालूम है कि कोई भी चीज अगर सामने ला रहे हैं तो प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है। हवा में कोई भी बातें मीडिया के सामने आके कह देना बहुत डिफरेंट चीज है और एक्चुअली होना। मैं रोस्टर सिस्टम पे चाहूंगा कि जरा आप रोशनी डालें हमारे नाजरीन के लिए भी कि जो इसकी टेक्निकलिटी देखिए, जनरली होता क्या है, कुछ टेन्योर के लिए हर तरह के केसेस में अलग अलग जजेस को उस तरह के केसेस दे, जैसे कंपनी केसेस जो हैं वो एक तरह के जजेस के पास जाएंगे, कंपनी बेंच पे वो जाएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक बन गई, या रेट पिटिशंस जो हैं वो पर्टिकुलर जजेस के पास जाएंगे और फिर उस दौरान में जितनी भी रेट पिटिशंस फाइल होंगी वो उन्हीं जजेस में से किसी एक के पास हेयरिंग के लिए आएंगी। और जनरली अगर हम अभी भी लिस्ट चेक करते हैं तो ऐसा ही मिलता है कि जहां जो पिटिशन डाली गई उन्हीं जजेस के पास जा रही है। लेटर आपने पढ़ा? लेटर मैंने बिल्कुल पढ़ा। लेटर में काफी गंभीर आरोप हैं। अब उनकी सच्चाई क्या है वो तो आगे की इन्वेस्टिगेशंस और वेरिफिकेशंस होंगी तभी पता लग सकता है। नहीं, इसीलिए तो जानना जरूरी हो रहा है ना कि इतनी बड़ी बात, जैसा भी हैदर जैदी साहब ने कहा कि 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं ये लोग। बिल्कुल, चेलामेश्वर साहब का जो भाई प्रैक्टिसिंग लॉयर से जब आप जुडिशरी के बारे में इस तरह के कमेंट मांगेंगे तो देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आप बात समझिए, उनकी समझ रहा हूं, लेकिन उन्होंने ही शफाफियत की, ट्रांसपेरेंसी की बात की है और अपने हक के तौर पर। वो तो बात कोई भी करेगा, एज लॉयर मैं भी करूंगा, लेकिन देखिए ट्रांसपेरेंसी तो हर सिस्टम में होनी चाहिए। मैं उन इल्जामात की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम आप टोटलिटी में उसको एक साइडलाइन तो दे सकती है, एक गाइडलाइन तो दे सकती है कि असल में है क्या। देखिए, चेलामेश्वर जी गहराई में जाने के लिए मैं भी आप पर प्रेशर नहीं दे रहा। और जैसा वो कह रहे हैं वो तो यही कहते हैं कि जी रोस्टर के हिसाब से एलोकेशंस ही नहीं हो रही थी। हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, हमें एज पर लिस्ट भी ऐसा कुछ सामने ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई कुछ नजर नहीं आता है। बट इंटरनली अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इन्वेस्टिगेशन का मामला इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और सीरियस तौर पे जजेस को आपस में बैठकर आप लोग जब लिस्ट चेक करती हैं, मैं सऊद भाई जब आप लोग लिस्ट चेक करती हैं वो फाइनल लिस्ट होती है या फिर उससे पहले भी जो प्रोसीजर है आपको पता होता है? देखिए, हमारे सामने जो लिस्ट आती है हमें तो बिकॉज ऑनलाइन हम लोग चेक कर लेते हैं और यही आता है कि कहाँ पे केस हमारा मतलब एक बार अलॉट हो गया तो फिर वो बदला नहीं, लेकिन आपके पास जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसीजर है वो आपको भी नहीं पता। देखिए सऊद भाई, मैं यही इसमें एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा। कॉमन लॉयर को इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसके अपने केसेस जो जा रहे हैं वो छोटे मोटे केसेस वो रेगुलर बेंचेस में जो रोस्टर की हैं वो चले जाते हैं। बिल्कुल, जो जजेस ने इंडिकेट किया है वो ये किया है कि जो पर्टिकुलर केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस, खासकर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं वो है, वो सिलेक्टिव जजेस के पास जा रहे हैं। उसमें रोस्टर को भी इग्नोर किया जा रहा है। क्या 3 तलाक का केस आया होगा, अयोध्या तनाज़े का केस आया होगा, क्या लव्य से जुड़ा केस आया होगा? साहब, ये वाले जो केसेस आप बता रहे हैं ये सारे एज पर रोस्टर ही आए हुए हैं। ठीक है, और पता नहीं किस केस की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो केसेस ट्रांसफर की भी बात कर रहे हैं वो दोनों जजेस एम्पावर्ड है फॉर द सेम पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस। मसला वो दीपक मिश्रा साहब के ऊपर जो केस था उसी केस की बात कर रहे हैं सारे जजेस। अगर अमलेंद्र जी सुझुक जाइए, मसला जी खालिद भाई ऐसा है कि किसी भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना बड़ा आसान काम है। हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। आप इसे ऐसा समझिए कि मेडिकल के अंदर जैसे किसी उसमें विशेषज्ञ होते हैं, कोई हार्ट का विशेषज्ञ है, कोई दिमाग का है, कोई किसी चीज का है, ऐसे ही
रोस्टर सिस्टम इसी की बुनियाद हमारी न्याय व्यवस्था के स्पेशलिटी के हिसाब से हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर भी कदापि नहीं वो रोस्टर बदलते रहते सुन लो यार, आप अपनी बात करो, मैं गलत कहूं तो आप सुन लीजिए। ठीक है, ये सारे विद्वान जज भी किसी ना किसी उसके अंदर विशेषज्ञता रखते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई सिविल में रखता है, कोई किसी में रखता है, कोई किसी में। नहीं जज साहब, जो कोर्ट का प्रोसीजर है रोस्टर में कोई विद्वान जज किसी का काबिलियत नहीं मानी जाती, सारे काबिल जजेस हैं, रोस्टर महीनों में बदलते रहते हैं, 15-15 दिन में बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उनको वो अलॉट किया जाता है। मसला ये अलॉट किया जाता है, लेकिन पॉइंट पर आ जाते हैं। मेन पॉइंट पर यह है कि बीजेपी की एक प्रॉब्लम है, पहले अगर किसी देश के बुद्धिजीवी ने आवाज उठाई तो उसे किसी पार्टी से जोड़ दिया, किसी पत्रकार ने उठाई उसे किसी पार्टी से जोड़ दिया। लेकिन कम से कम मैं एक से अपील करूंगा सबसे, कम से कम इन माननीय जजों को किसी पार्टी से किसी हिस्से में जोड़ के, बल्कि ये देखा जाए कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था के अंदर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है उन पे सोचना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का बिल्कुल सवाल है, ये जरूर सोचने वाली बात है, शाही हो जाएगी। इसी वजह से हम आज बात कर रहे हैं। आप देखिए दीपिका, मैं दीपिका में आ रहा हूं, हमारे किसी प्रवक्ता ने ऐसा बोला है? बिल्कुल मैम, ये बात तो है, आपने अपना स्टैंड क्लियर किया है, नो डाउट। लेकिन अमलेंदु सर, प्रज्ञा जी तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा जरूर, एक बहुत लाजिम सी बात है कि उनको बहुत ज्यादा खुल करके बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उस पर अपनी बात रख रहे थे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जिक्र नहीं किया हो, और मसला सबके सामने है। प्रशांत भूषण जी से सीजेआई की खूब झकझक हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी मसले को लेकर के, मेडिकल वाले केस को लेकर के। तो बात वही है कि जब एक जज के खिलाफ अगर बात उठी है तो आप उसी में कैसे बन जाएंगे, जज कैसे बन जाएंगे? यही न्याय का मूलभूत सिद्धांत है, और यहीं से व्यवस्था के ऊपर प्रश्न खड़े होना शुरू होते हैं। और माननीय जजेस ने जो बात कही है, जो माननीय विद्वान न्यायाधीशों ने जो बात कही है, वो यही कही है कि भाई व्यवस्था को बचाना जरूरी है। इस संविधान की आत्मा, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएंगे, जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनको निकालना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बचाना जरूरी है। सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बात है, दो तीन चीजें बोला, अदलिया के वकार की बात की उन्होंने ये भी कहा कि जज आजाद नहीं है। किस तरह की आजादी की बात कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जज जब मजबूर होकर के बाहर आए हैं तो बहुत सी बातें, लेकिन रोस्टर मोटा तो रोस्टर सिस्टम की बचाने की बात, केवल रोस्टर सिस्टम नहीं है, वो दबाव की बात भी है। सुप्रीम कोर्ट को बचाने की बात भी। देखिए सऊद भाई, सबसे पहले इंटरफियरेंस इस सरकार में शुरू हुआ, गोपाल सुब्रमण्यम साहब सीनियर एडवोकेट थे, उनको वो कॉलोजियम ने रिकमेंड किया था उसके लिए। इस सरकार ने आते ही सिर्फ उनके नाम को रिकंसिडर करने के लिए उन्होंने एक मूव कर दिया, जिससे आहत होकर के गोपाल सुब्रमण्यम साहब ने अपना नाम स्वयं वापस ले लिया। आप ये समझिए, जिस तरीके से आपको मैडम फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, ये लगातार जो आप बीच बीच में इंटरफियरेंस करती है, बहुत गलत चीज है। करे और देश के मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्ट है, वो जो सबके सामने है। जिस तरीके से जो है वो इंटरफियरेंस हो रहे हैं, और जिस तरीके से जस्टिस लोया की हत्या में जिस तरीके से चीजों को इग्नोर किया गया, वो अमित शाह जी के एक्सोनरेट करने के लिए 100 करोड़ की ब्राइब देने का उनके परिवार ने आरोप लगाया, और उसमें कोई वो नहीं हुआ। जस्टिस सदाशिवम को जो है वो गवर्नर जब बनाया गया, जिन्होंने जो है उनको एग्जम्प्ट किया उस केस से, इस तरह से इंश्योर करता है कि किस तरीके से जो है, और जस्टिस केहर और जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ये दोनों लोग अपने समय में इस चीज को इंगित कर चुके हैं। देश का ठाकुर तो आंसू रो दिए, और उसके बावजूद जिस तरीके से, देखिए आज वो समय नहीं है, आज वो मौका नहीं है, आज वो लम्हा नहीं है कि आप बात नहीं है, यही वो लम्हा है, क्योंकि जमहूरियत के हम जिम्मेदार नागरिक हैं, और इस देश की जमहूरियत में अपनी बात कह रही है, और हम उस बात को सबके बीच तक लेके जाएंगे, यही वो लम्हा है। दीपिका जी, भाई, एक तो ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये कोई आंतरिक मामला है,
ये देश की न्याय व्यवस्था का मामला है। मामला तब तक था जब तक मीडिया के सामने नहीं आया। अब तो ये आवामी मामला हो गया, उनको बचाने का मामला। ठीक है अपील हमारे वर्तमान जज ये अपील कर रहा है। मैं आपके पास आ रहा था फाइनल कमेंट के लिए, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है मुझे, और मुझे बार बार प्रोग्राम क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत इस बात की कि इस मुद्दे की संजीदगी को समझा जाए, क्योंकि सबसे मजबूत और सबसे अहम खंबे की बात हो रही है आईन के, और यह ऐसा खंबा है जिस पर सबको भरोसा है, पूरा एतमाद है। इसका एतमाद ना हिले, इसका भरोसा ना डगमगाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।